नमस्कार मित्रों। आज की एआईसीसी ब्रीफिंग में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ हैं कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता, वरिष्ठ प्रवक्ता श्री अजय माकन जी, और साथ हैं हमारे दूसरे साथी, हम सबके मित्र, सोशल मीडिया इंचार्ज श्री रोहन गुप्ता जी। वो आपको एक वीडियो दिखाएंगे। मित्रों, आज लॉकडाउन का 46वां दिन है। जब हम ये बात कर रहे हैं तो कोरोना पॉजिटिव केसेस की संख्या पूरे देश में लगभग 60,000 से अधिक हो चुकी है, क्योंकि कल रात ये 59,744 केसेस थे। लॉकडाउन की शुरुआत में हमें सरकार ने और प्रधानमंत्री ने यह भरोसा दिलाया था कि स्थिति नियंत्रण में है और हम जल्द इस पैंडेमिक को हरा पाएंगे। परंतु कल ही जब स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रवक्ता श्री लव अग्रवाल ने कहा कि वी हैव टू लर्न टू लिव विद द वायरस, तो सवाल है कि आखिर क्या है वास्तविक स्थिति, क्या है जमीनी सच्चाई। इसी से जुड़ी है हमारी आज की ब्रीफिंग। मैं निवेदन करूंगा सर से कि वो ब्रीफिंग की शुरुआत करें। नमस्कार, आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मोदी जी ने 24 मार्च को सबसे पहले लॉकडाउन, जो सबसे पहला लॉकडाउन है, लॉकडाउन फर्स्ट का अनाउंस किया था। उसके बाद में दोबारा से 14 अप्रैल को लॉकडाउन 2 को फिर से उन्होंने अनाउंस किया 3 तारीख तक के लिए। फिर उसके बाद जब थर्ड लॉकडाउन हुआ तो इस वक्त खुद वो नहीं आए, लेकिन एक प्रवक्ता के माध्यम से 17 मई तक के एक और लॉकडाउन उन्होंने अनाउंस कर दिया। हमारा पूरा का पूरा देश, हम लोगों की कांग्रेस पार्टी भी, हम लोगों ने कहा कि जो देश के प्रधानमंत्री का निर्णय है, हम सब के सब लोग उसका पालन करेंगे और हम सब के सब लोग देश के अंदर यह कोरोना का जो युद्ध है, कोरोना से, उस युद्ध के अंदर हम सब के सब लोग इकट्ठे मिलकर के हिस्सा लेंगे। हम लोगों ने देखा है कि पूरी दुनिया में कोरोना से इस युद्ध को लड़ने में कई मुल्क सफल हुए हैं। कई मुल्कों ने बहुत जल्दी इसके ऊपर काबू पाया। और अगर हम लोग उन मुल्कों को देखें कि उसमें क्या सक्सेसफुल स्ट्रैटेजीज थी, तो सबसे महत्वपूर्ण, सबसे बड़ी स्ट्रैटेजी उन सब लोगों ने जो अपनाई थी, जो उन मुल्कों में थी, वो ये थी कि उन्हें पता था कि यह कब पीक करेगा। उन्हें पता था कितनी लंबी लड़ाई है, किस हिसाब से उसकी तैयारी करनी है। और यहाँ पर ऐसा लगता है आज लगभग 46-47 दिन हमारे लॉकडाउन के हो गए हैं, ऐसा लगता है कि किसी को भी कुछ नहीं पता है। हम लोग जो है कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रधानमंत्री जी से, भारत सरकार से पूछना चाहते हैं कि हम किसकी बात पर विश्वास करें, क्योंकि 24 मार्च को जब मोदी जी ने सबसे पहले लॉकडाउन का उद्घाटन किया था, तो मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, रोहन गुप्ता जी अभी वीडियो चलाएंगे, उन्होंने कहा था महाभारत का युद्ध 18 दिन में जीता था और मुझे सिर्फ 21 दिन चाहिए, और सिर्फ 21 दिन चाहिए, हम कोरोना को हरा देंगे। एग्जैक्ट शब्द प्रधानमंत्री जी के थे। और उसी दिन नीति आयोग के अंदर प्रधानमंत्री जी को जो इसके बारे में सलाह दे रहे हैं, इनके टास्क फोर्स को सलाह दे रहे हैं, डॉक्टर वीके पॉल, उसी दिन उन्होंने एक ग्राफ को, जो है अभी उसका भी वीडियो हम दिखाएंगे, उस ग्राफ को दिखाया था जिसमें उन्होंने कहा था 16 मई तक के हिंदुस्तान में 0 हो जाएगा। 16 मई के बाद में यहां पर हिंदुस्तान में कोई भी कोरोना के केसेस पॉजिटिव नहीं पाए जाएंगे। 2 दिन पहले डॉक्टर गुलेरिया ये कहते हैं कि अभी पीक तो जून जुलाई में आना है। डॉक्टर गुलेरिया जो एम्स के डायरेक्टर हैं, वो भी प्रधानमंत्री के टास्क फोर्स को अपना इनपुट देते हैं। तो अब हम डॉक्टर पॉल की बात को माने, जिन्होंने कहा था 16 मई को पीक हो जाएगा, या डॉक्टर गुलेरिया की बात माने, दोनों के दोनों प्रधानमंत्री जी को सलाह देते हैं, जिन्होंने कहा है कि पीक तो जून जुलाई में हो जाएगा। और उसके बाद कल लव अग्रवाल, जो कि ज्वाइंट सेक्रेटरी है मिनिस्ट्री के, वो कहते हैं कि पीक होगा ही नहीं। तो उन्होंने सारी बातों को खत्म कर दिया। उन्होंने कहा कि अब तो पीक होगा ही नहीं, हम लोग बगैर पीक के ही हम चले जाएंगे। और रोज के रोज केस बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। तो अब हम सरकार से पूछना चाहते हैं कि हम भारत सरकार के ज्वाइंट सेक्रेटरी लव अग्रवाल साहब की बात माने, जो कहते हैं पीक होगा ही नहीं, डॉक्टर गुलेरिया की बात माने, जो कहते हैं कि पीक जून जुलाई में जाकर के होगा, या डॉक्टर वीके पॉल की बात माने, जो कहते हैं, जिन्होंने कहा था कि 16 मई को पीक होगा, या मोदी जी आपके ऊपर हम भरोसा करें, जो आपने कहा था 24 मार्च को कि 21 दिन के बाद में हम कोरोना को हम हरा देंगे। महाभारत का युद्ध तो हम लोगों ने 18 दिन में जीत लिया था।
तो आज हमारे देश में सबसे बड़ी दिक्कत यह है, इस असमंजस की स्थिति में जहां भारत सरकार को ही में ही कंफ्यूजन है, भारत सरकार के सभी अधिकारी जो कि प्रधानमंत्री को एडवाइस करते हैं, अलग अलग स्टेटमेंट सबके आ रहे हैं, तो फिर हम किसकी बात पे विश्वास रखें? यह कम से कम आज की संकट की घड़ी में ये इतना खराब स्थिति है, क्योंकि जब सरकार को ही मालूम नहीं है कि क्या सच्चाई है, क्या वास्तविकता है, कितनी गंभीर समस्या है, कब ये खत्म होगी, कितना लंबा इसका इंतजार करना है, तो आप ये समझ सकते हैं, हम ये समझ सकते हैं कि हम लोगों में कैसे कॉन्फिडेंस आएगा कि सरकार अपनी तैयारियों के प्रति संवेदनशील है, सरकार अपनी तैयारियों के प्रति सीरियस है। मैं अब अनुरोध करूंगा अगर आप अपने रोहन गुप्ता जी से कि वो वीडियो को चलाएं, और मैं आपसे अनुरोध करूंगा डॉक्टर गुलेरिया ने जो पीक होने की बात कही है उसको जरा ध्यान से कहें, सुने, क्योंकि उन्होंने खुद अपने लिए नहीं कहा, उन्होंने कहा है कि ये डेटा ये कहता है, साइंटिफिक मॉडल्स ये कहते हैं कि पीक जून जुलाई को होगा। मैं रोहन गुप्ता जी से अनुरोध करूंगा कि रोहन जी इस वीडियो को सब लोगों के से साझा करें। साथियों, याद कीजिए, महाभारत का युद्ध 18 दिन में जीता गया था। आज कोरोना के खिलाफ जो युद्ध पूरा देश लड़ रहा है, उसमें 21 दिन लगने वाले हैं। हमारा प्रयास है इसे 21 दिन में जीत लिया जाए। इसी को अगर हम आगे बढ़ाएं तो ये एक समरी स्लाइड की तरह मैं आपको दिखा सकता हूं। इसमें 3-4 चीजें इकट्ठी दिखाई गई हैं, कुछ का जिक्र हो गया है लगभग, कि हमारा डबलिंग रेट जैसे मैंने बताया आज 10 है, आप 10 की फिगर देख रहे हैं, और येलो वाला पोर्शन है हमारा पहला लॉकडाउन, और फिर एक्सटेंडेड वाला ग्रीन वाला पोर्शन है। लॉकडाउन का असर जो दिखना शुरू हुआ 4-5 अप्रैल से दिखना शुरू हुआ, वहां मैंने लाइन दिखाई है, क्योंकि उससे पहले वो असर दिखने से पहले हमें वक्त लगता है कि ट्रांसमिशन पे इफेक्ट होने के 10, 12, 14 दिन लगते हैं। तो आप देख रहे हैं कि उसके बाद स्लोइंग हुई है। रिक्वायर्ड डूज एंड डोंट्स का पालन करेंगे, रिक्वायर्ड प्रोसेसेस इन टर्म्स ऑफ क्लिनिकल मैनेजमेंट उसको फॉलो करेंगे, तो हो सकता है कि हम पीक को अचीव ना करें, हमारा कर्व इसी तरह से फ्लैटन रहे। तो अगर आप देखें, ये मैंने नहीं कहा, ये मॉडलिंग डेटा है, कई लोगों ने मॉडलिंग की है। मॉडलिंग डेटा के हिसाब से ये है कि जैसे जैसे केसेस बढ़ रहे हैं उसके हिसाब से ये लाइकली है कि जो हमारी पीक है वो जून जुलाई में आ सकती है। धन्यवाद रोहन जी। तो आपने ये देखा है कि किस प्रकार से ये डॉक्टर वीके पॉल सबसे पहले जो नीति आयोग के मेंबर हैं, प्रधानमंत्री के टास्क फोर्स को ये एडवाइस करते हैं। डॉक्टर गुलेरिया ये एम्स जो हमारे देश का प्रीमियर इंस्टीट्यूट है और खुद पल्मोनोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने कहा कि मॉडलिंग के डेटा ये कहता है कि जून जुलाई में पीक होने वाला है। और लव अग्रवाल कल इन सब को खत्म करके कहते हैं कि कोई पीक ही नहीं कभी भी होगा अब हमारे देश के अंदर, अब हमारा ऐसे ही चलेगा, पीक ही नहीं होगा। तो ये बड़े दुख की बात है कि हमारे देश के अंदर जिन लोगों के हाथ में जो कर्णधार हैं, जिन लोगों के हाथ में सब लोगों की लगाम है, देश की लगाम है, उन्हें ही अगर इस चीज का आइडिया नहीं है कि यह डिजीज किस तरीके से आगे पैन आउट करेगा, तो फिर हम खुद अंदाजा कर सकते हैं कि उसकी तैयारी कैसी सरकार कर रही है, कि जब सरकार को इस चीज का अंदेशा ही नहीं, आइडिया ही नहीं है कि यह डिजीज कैसे आगे जाएगी। जैसे मैंने आपको कहा कि दुनिया के अंदर बहुत सारे, जर्मनी, साउथ कोरिया ऐसे सक्सेसफुल मुल्क हैं जिन लोगों ने काबू पा लिया क्योंकि उन्होंने इस चीज का अंदाजा किया था। और वो मुल्क, चाहे वो यूएसए के डोनाल्ड ट्रंप हो, चाहे यूके की गवर्नमेंट हो, जिन लोगों ने भी शुरू में अपनी मसलमैन वाली एक इमेज बनाने की जिनके हुक्मरानों ने कोशिश करी, जिन्होंने इस बात को सिरे से खारिज कर दिया कि यह तो कभी भी पीक नहीं करेगा, यह तो कभी भी बढ़ेगा नहीं, हम इसको हरा लेंगे, उन लोगों ने अपने देश का नुकसान कितना किया है, ये आप लोगों ने देखा है। और हमारे देश के अंदर भी लगातार ये बढ़ता जा रहा है, तेजी से बढ़ रहा है, और बहुत सारे अनरिपोर्टेड हैं, बहुत सारे ऐसे रिपोर्ट्स हैं जो कि सही तरीके से रिपोर्ट नहीं किए जाते, चाहे डेथ रेट्स हैं, चाहे कॉन्ट्रैक्ट रेट्स हैं,
तो आज हम लोग सरकार से पूछना चाहते हैं कि सरकार के इन सभी जितने भी एडवाइजर्स हैं, इनमें से हम किसकी बात को माने। आप हमारे को भारत सरकार बताए, हमारे को नरेंद्र मोदी साहब बताएं, ये हम सरकार से मांग करना चाहते हैं। अब कोई प्रश्न आप सब लोग अगर पूछना चाहें तो आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद सर। मैं इनवाइट करूंगा एक एक करके, साथी लोग सवाल पूछना चाहते हैं। जो साथी पूछना चाहते हैं आगे आए। क्या कैन आई प्रूव माय क्वेश्चन? एक मिनट रुकिए। सिद्धार्थ हाँ पूछिए। सर नमस्कार। सर क्या आप लोग सर आप सीधे तौर पे क्या आरोप लगा रहे हैं? अभी तक आप लोग बात कर रहे थे, क्रिटिसाइज नहीं कर रहे थे, सजेशन दे रहे थे, लेकिन आज पहली बार क्या कांग्रेस पार्टी सीधे तौर पे आरोप लगा रही है कि मिसमैनेजमेंट है केंद्रीय सरकार की तरफ से और इसकी वजह से ये नंबर्स बढ़ रहे हैं? और नंबर्स बढ़ने का सिलसिला तो ऐसे राज्यों में भी है जहां कांग्रेस पार्टी की भी जो है सरकार है या कांग्रेस पार्टी में हिस्सेदार है, चाहे वो महाराष्ट्र हो, उसके बाद गुजरात और दिल्ली के लिए आपसे अलग स्पेसिफिक सवाल पूछना चाहूंगा क्योंकि कई रिपोर्ट्स इस बात की आती हैं। पहले एक एक करके, नहीं तो पहले ये वाला सवाल पूछ लेते, इसका जवाब मैं दे देता हूँ। देखिए, जहां तक राज्य सरकारों की बात है, कल राहुल जी ने भी कहा कि केंद्र ने सब चीजें अपने हाथ में एक तरीके से लेकर के सारे अधिकार अपने पास में ले रखे हैं। जब राज्यों को इस बात का भी अधिकार नहीं है कि कौन से डिस्ट्रिक्ट को रेड में, ऑरेंज में, ग्रीन में रखा जाए, तो राज्यों के ऊपर क्या बात हम राज्यों को करें। जब टेस्ट किट सारे के सारे उसकी प्रोक्योरमेंट एक तरीके से केंद्र सरकार ने सेंट्रलाइज कर रखा है, एक तरीके से पीपीई को भी एक समय के ऊपर केंद्र सरकार ने सेंट्रलाइज करने की बात कही है, तो फिर कैसे हम लोग ये कहें कि भी राज्य सरकारों को इसमें स्वतंत्रता है? उसकी भी बात नहीं है। मेन चीज ये है कि ये ऐसा डिजीज है जिसके अंदर हमारे भारत सरकार को ये निर्णय लेकर के, ये पता करके, ये सब लोगों को एडवाइस करना है कि ये कितना लंबा चलने वाला है और इसकी तैयारी कैसे करी जाए। और पूरी की पूरी दुनिया के अंदर जो राष्ट्र हैं, जो मुल्क हैं, चाहे जैसे मैंने आपको अभी साउथ कोरिया का एग्जांपल दिया, जर्मनी का एग्जांपल दिया, उन सब लोगों ने सेंट्रलाइज लेवल के ऊपर कम से कम इस बात की तो उन लोगों ने मॉडल ड्रॉ करा कि कब ये पीक होगा, कितना लंबा चलेगा, एग्जैक्टली किस तरीके से किस स्टेज के ऊपर हमको क्या क्या तैयारी करनी। हमारा भारत सरकार से सिर्फ इतना कहना है कि भारत सरकार को जब इस बात का पता ही नहीं है और इनके अपने खुद के अधिकारी जब अलग अलग बात को कह रहे हैं, तो हम किसकी बात को सही माने? हम कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं कर रहे, हम तो भारत सरकार से ये कह रहे हैं कि इनके खुद के नीति आयोग के एडवाइजर, जो प्रधानमंत्री के एडवाइजर हैं, उन्होंने 24 अप्रैल को कहा कि 16 मई को 0 हो जाएगा। डॉक्टर गुलेरिया अभी कहते हैं कि जून जुलाई में पीक होगा। जो इनके ज्वाइंट सेक्रेटरी मिनिस्ट्री के हैं वो कहते हैं, कल उन्होंने कहा कि कभी पीक ही नहीं होगा। तो हम लोग साधारण भारत के नागरिक होने के नाते हम पूछना चाहते हैं भी हम इनमें से किसकी बात को के ऊपर विश्वास करें? प्रधानमंत्री जी की बात पे कैसे विश्वास करें? उन्होंने तो 24 मार्च को ये कहा था कि 21 दिन में हम हरा ही देंगे इस बीमारी को। तो किसकी बात को हम विश्वास करें, ये हम लोग जानना चाहते हैं भारत सरकार से। अब दिल्ली वाला पूछ रहे थे सर, दिल्ली के अंदर भी जो लगातार मामले बढ़ रहे हैं, हाईएस्ट रेशो है जो है पॉजिटिव केसेस की दिल्ली के अंदर, और इसके अलावा अब कई रिपोर्ट सामने ये आ रही है कि जो नंबर ऑफ डेथ्स हैं उनको भी एक तरीके से बहुत ट्रांसपेरेंसी उसमें नहीं है। कई रिपोर्ट सामने आई है कि नंबर्स ज्यादा हैं और सरकार छुपा रही है। देखिए, ये बहुत ही गंभीर मसला है और नेशनल हेरल्ड ने और इंडियन एक्सप्रेस ने, दोनों ने कल और आज इसकी रिपोर्टिंग करी है। और उन्होंने इंडिविजुअल हॉस्पिटल्स के पास में जाकर के जब उनसे रिपोर्ट ली है कि कितने वहां पे डेथ्स हुए हैं, तो उन्होंने ये पाया है कि लगभग 200 के करीब डेथ्स हॉस्पिटल्स ये कह रही है, रिपोर्ट कर रही है कि हुए हैं। और जबकि दिल्ली की सरकार इसको 63-64 सिर्फ कह रही है। दिल्ली सरकार से जब एक किसी न्यूज़पेपर ने पूछा तो उन्होंने कहा कि हमारे डॉक्टर्स ऑडिट कर रहे हैं कि ये मौत कैसे हुई है। इसमें ऑडिट करने की क्या बात है?
WHO ये कहता है कि जिसको भी जो भी कोरोना वायरस से संक्रमित हुआ है, अगर उसकी मृत्यु होती है तो उसके बारे में उसको एक डेथ उसके अंदर डाल देना चाहिए। उसको जो है उसका ऑडिट की क्या जरूरत है? हमारे यहाँ पर दिल्ली के अंदर ऐसा जान पड़ता है कि सरकार को छुपाने की आदत है। 2017 में इसी प्रकार से जब हम लोगों ने कंप्लेंट करी थी कि दिल्ली के अंदर हमारे डेंगू के मरीज जो हैं उसकी डेथ्स को छुपाया जा रहा है, तो सीएजी ने ऑडिट किया था उस वक्त। और आप हैरान होंगे कि सीएजी की ऑडिट के अंदर, परफॉर्मेंस ऑडिट के अंदर ये पाया गया कि यह सरकार जो है वो छिपा रही है। उस वक्त सीएजी के ऑडिट में ये पाया गया कि 409 डेथ्स हॉस्पिटल्स ने रिपोर्ट करी हैं और सिर्फ 60 आउट ऑफ 409 सिर्फ दिल्ली की सरकार ने उसको रिपोर्ट किया कि ये डेंगू की वजह से हुआ। तो सेम उसी तरीके से हो रहा है। आज जो है लगभग 200 के करीब डेथ्स जो हैं वो दिल्ली के हॉस्पिटल्स रिपोर्ट कर रहे हैं और ये सरकार सिर्फ 63-64 रिपोर्ट कर रहा है। तो ये जो है दिल्ली की सरकार को इसके बारे में ट्रांसपेरेंसी लाना पड़ेगा। कि ट्रांसपेरेंसी अगर नहीं लाएंगे तो इस लड़ाई में हम कैसे जीत पाएंगे? रात को 10:30, 11, 11:30 बजे तो दिल्ली की सरकार रिपोर्ट जारी करती है कि कितने लोगों की डेथ हुई, कितने लोग आज संक्रमित हुए। तो रात के 11 बजे कौन से जो है लेबोरेटरीज खुले हुए रहते हैं जहां से इनको रिपोर्ट रात को 11 बजे आती है, सिर्फ इसलिए कि ये न्यूज चैनल्स के अंदर ब्रेकिंग न्यूज ना बन जाए कि देश की राजधानी में रिकॉर्ड सबसे ज्यादा लोगों की मृत्यु हो रही है, रिकॉर्ड सबसे ज्यादा लोग संक्रमित हो रहे हैं। तो सिर्फ इस वजह से कि अखबारें अगले दिन जो है छाप ना पाए, बासी खबर हो जाए, टाइमिंग आधी रात को उसको वो लोग अनाउंस करते हैं। और साथ ही के साथ में जितने हॉस्पिटल से डेथ्स आ रहे हैं उसको भी पूरी तरीके से ये लोग नहीं बता रहे हैं। तो जो भी सरकार इस लड़ाई के अंदर लड़ करके जीतना चाहती है, ट्रांसपेरेंसी मस्ट है। यह जो भी जहां पर भी इस लड़ाई को हम जीत पाए हैं वहां पे हम लोगों ने साबित किया है कि जहां पर भी ट्रांसपेरेंसी होगी उसको हम जल्दी जीत पाएंगे। थैंक यू सर। धन्यवाद सर। अगला सवाल अरुण जी पूछना चाहते हैं। अजय जी नमस्कार। नमस्कार सर, एक मेरा ये सवाल है, दिल्ली और बिहार के बीच जो लड़ाई चल रही है, जेडीयू और खास तौर से दिल्ली सरकार के, पहले तो दिल्ली सरकार ने बड़ा दिल दिखाते हुए दिखाया कि हम तो सारे श्रमिकों को अपने खर्चे पर भेज रहे हैं, बाद में पैसे भी मांगने लगे बिहार सरकार से। इस पर आपकी पार्टी का क्या रुख है? देखिए, ये दिल्ली सरकार ने मात्र 2 ट्रेन अभी तक के भेजी हैं और दिल्ली से गई हैं। अब उसका पैसा कौन देगा, ये इसका झगड़ा चल रहा है। मेरा एक बड़ा सीधा साधा सिंपल सा प्रश्न है कि दिल्ली के अंदर हमारे माइग्रेंट पॉपुलेशन पूरी देश में सबसे ज्यादा है। दिल्ली के अंदर हमारे पूरे के पूरे शहर के अंदर आप सब लोग जानते हैं कि माइग्रेंट पॉपुलेशन की तादाद अगर परसेंटेज देखा जाए तो कहीं पर पूरे देश के अंदर इतनी नहीं है जितनी अकेले दिल्ली के अंदर है। तो दिल्ली जैसी जगह से अगर 2 ट्रेन अभी तक गई हैं या 3 गई हैं, जिसके अंदर मुश्किल से 1200 लोग, 1200 लोग जिसके अंदर गए हैं, तो क्या दिल्ली में सिर्फ 3000 माइग्रेंट पॉपुलेशन है? तो क्यों नहीं सरकार ने इस चीज का इंतजाम किया है? और अभी भी जो जानकारियां मिल रही हैं कि जिन लोगों को भेजा गया है वो उन्हीं लोगों को भेजा गया है जो दिल्ली सरकार के शेल्टर होम्स में ठहरे हुए लोग। उन लोगों को नहीं भेजा गया जिन लोगों ने खुद जो है कह रहे हैं कि हमें अपने गांव, अपने घर, अपने शहर जाना है। तो शेल्टर होम से सिर्फ इसलिए भेजा जा रहा है ताकि वहां के खर्चे को कम सरकार करे, वहां के बोझ को हटाना चाहती है, इसलिए सरकार सिर्फ वहां के लोगों को भेज रही है। उनको भी भेजना चाहिए, हम ये नहीं कह रहे, लेकिन जो लोग जो हैं दिल्ली के अंदर माइग्रेंट पॉपुलेशन सही मायने में जो रहती है, उन सब लोगों को कोई भी सरकार जो है सरकार की तरफ से उनको उनसे सहयोग, उनसे संपर्क नहीं किया जा रहा है। ये दुख की बात है। लोग, अगर आप रात के 11-12 बजे अगर आप कभी किसी हाईवे पे चले जाएं तो आपको लाइन लगा करके लोग रात को जाते हुए नजर आएंगे, क्योंकि एक तो गर्मी का दिन में गर्मी है, रात को लगता है उनको कि शायद पुलिस कम तंग करेगी। तो आप कहीं पर भी देख ले, तो ये सब लोग रोड पे क्यों है? अगर इन सब लोगों को श्रमिक एक्सप्रेस के माध्यम से वापस भेजा जा रहा है, दिल्ली से भेजा जा रहा है, तो ये सब लोग रात को सड़क के ऊपर क्यों है? धन्यवाद सर। रीमा जी, मैं आता हूं आपके पास, एक एक करके आ रहा हूं। अनवर पूछना चाहते थे पीटीआई भाषा से। अनवर, सवाल पूछे। सर नमस्कार। नमस्कार। कई राज्यों में, कुछ राज्यों में जो फैक्ट्री एक्ट में संशोधन के बिना जो है कामकाजी घंटे को 8 से बढ़ा के 12 घंटे कर दिया गया है इस मुश्किल समय में।
और दूसरी बात, जो गुजरात में इतनी दिल दहला देने वाली तस्वीरें आ रही हैं, मजदूरों को पीटा जा रहा है, उनको खाना नहीं दिया जाता है, कई मामले भी दर्ज हुए हैं, और प्रधानमंत्री का गृह राज्य है, तो इस संदर्भ में आपका क्या कहना है? देखिए, ये दोनों के दोनों बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। सबसे पहले तो प्रधानमंत्री के खुद के गृह राज्य में जिस तरीके से माइग्रेंट पॉपुलेशन से कई ज्यादा गुना पैसे वहां की रूलिंग पार्टी के विधायक, कल हम सब लोगों ने सारा दिन देखा चैनल्स पे भी, सोशल मीडिया में, कि किस तरीके से लिया जा रहा है, और जो इसमें प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनकी पिटाई हो रही है। तो इस प्रकार के हालात, माइग्रेंट लेबर के साथ ऐसा सलूक जो किया जा रहा है, बड़े दुख की बात है। और ठीक उसकी दूसरी तरफ लेबर लॉज के अंदर परिवर्तन किया जा रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये लेबर रिफॉर्म्स हैं। भैया, ये लेबर रिफॉर्म्स नहीं है, ये लेबर्स का, वर्किंग क्लास का गला घोटने वाले कार्य हो रहे हैं। और ये आज बड़ी हैरानी की बात यह है कि ये समय किस बात का है, ये सरकार इस बात को कैसे समझ रही है। हमारे देश के अंदर आज जरूरत इस बात की तो है ही है कि उद्योग हमारे अट्रैक्ट करके हम उद्योगों को लेकर आए, लेकिन उससे ज्यादा जरूरत इस बात की है कि लेबर को वापस अट्रैक्ट करके लेकर के आए। जो ये माइग्रेट करके जो लोग वापस, रिवर्स माइग्रेशन शुरू हो गई है, जो लेबर क्लास जो वापस शहरों से वापस अपने गृह प्रदेश, अपने गांव वापस जा रही है, उनको कैसे वापस लेकर के आए, ये सबसे बड़ी परेशानी है। तो इसका तो ठीक उल्टा वो कर रहे हैं जब लेबर एक्ट के अंदर परिवर्तन कर रहे हैं। तो ये गांव से लोगों को वापस बुलाने नहीं, बल्कि गांव के अंदर हमेशा रहे, वापस शहर के अंदर, वापस उद्योग के अंदर ना आए, इस तरीके का काम ये सरकारें कर रही हैं। तो इन सरकारों से ये कहना चाहते हैं, राहुल जी ने भी कल इस बात को कहा कि हमारे देश के अंदर खुद की मार्केट इतनी बड़ी है, हमको किसी भी और चीज की जरूरत नहीं है। हम अगर अपने इसी मार्केट के अंदर अपने लोगों के हाथ में उनकी परचेजिंग पावर मजबूत करने के लिए उनके हाथ में अगर हम पैसा दें, उनके अंदर सुरक्षा दें, उनकी जॉब की सुरक्षा दें, तो हमको और कुछ किसी चीज की जरूरत नहीं, बाकी अपने आप सब फॉलो करेगा। यहाँ पर ना तो हमारे गरीब लोगों के हाथ में पैसा दिया जा रहा है, ना गरीब लोगों के हाथ में उनकी जीविका की, आजीविका की सुरक्षा दी जा रही है। तो जब उनके हाथ में आजीविका की सुरक्षा नहीं होगी, उनके हाथ में पैसा नहीं होगा, तो पैसा खर्च ही नहीं करेंगे, तो उद्योग धंधे लगा करके करेंगे क्या? तो ये बिल्कुल गलत समय के ऊपर ये करा जा रहा निर्णय है। अगर उद्योगों को अट्रैक्ट करना है तो करना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन करने का समय होना चाहिए। आज उद्योगों को अट्रैक्ट करने की जगह लेबर को अट्रैक्ट करने का समय है कि लेबर कैसे वापस आए, और ये लेबर को भगाने का काम इन लेबर लॉज के अंदर चेंज करके कर रहे हैं। ये बड़े दुख की बात है। दूसरा हिस्सा सर प्रश्न का, दोनों गुजरात में, गुजरात वाला हाँ, दिया ना पहले गुजरात ओके, वाला बोल दिया मैंने। ठीक है, थैंक यू। अगला सवाल रीमा जी, हाँ, अनम्यूट करिए, सवाल पूछिए। आवाज नहीं आ रही आपकी, कनेक्शन में दिक्कत है। संदीप स्वर्णकार वर्तमान से, आप पूछिए पहले। रीमा जी इंतजार करिए, आपको कनेक्शन में दिक्कत है। हाँ, नमस्कार राजा जी, संदीप बोल रहा हूँ वर्तमान न्यूज़पेपर से। पहले तो एक इन्फॉर्मेशन हमारे न्यूज़पेपर की तरफ से है कि आज हमारा न्यूज़पेपर का रीडरशिप 1 करोड़ हो गया। बहुत एक तो ये है, थैंक यू। अच्छा, मेरा क्वेश्चन ये है कि आप जैसे बोल रहे हैं कि ये लव अग्रवाल, प्राइम मिनिस्टर एंड डॉक्टर विनोद पाल, एक तो स्टेट्स के साथ सेंटर का कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है, कांग्रेस बार बार जो ये पॉइंट आउट कर रहा है। ऊपर से आपको क्या लग रहा है कि मिनिस्ट्री का अंदर भी, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर भी कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है, एक। और दूसरा, इसी के बीच पे चलते हुए जैसे वेस्ट बंगाल का गवर्नर वेस्ट बंगाल को क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि ये कर नहीं पा रहे हो, वो कर नहीं पा रहे हो, तो आपको क्या लगता है, आपका कमेंट्स क्या है इसके ऊपर? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण आज की स्थिति में, जैसे अगर प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि यह कोरोना महामारी के खिलाफ एक महायुद्ध है, तो इस महायुद्ध को जीतने के लिए सब लोगों को एक होना पड़ेगा, चाहे वो राज्य सरकारें हो, चाहे केंद्र सरकार हो, एक बात। और दूसरा, केंद्र सरकार के अंदर जितने भी अफसरान हैं जो प्रधानमंत्री को एडवाइस कर रहे हैं इस इशू के ऊपर, जो उनका टास्क फोर्स बना हुआ है, ये जो मैंने डॉक्टर वीके पॉल, डॉक्टर गुलेरिया, लव अग्रवाल, ये जो नाम गिनाए हैं, ये सबके सब प्रधानमंत्री के टास्क फोर्स के साथ में जुड़े हुए लोग हैं। और अगर यही लोग जो हैं इसके बारे में अलग अलग जानकारियां लोगों को देंगे, तो ये इस बात को बताता है कि किस प्रकार से ना केवल समन्वय में कमी स्टेट और सेंटर में है, बल्कि समन्वय की कमी विद इन सेंट्रल गवर्नमेंट भी है। ये सबसे बड़ी चिंता का विषय है। तो कम से कम सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर सीनियर ऑफिसर्स में ये कमी नहीं हो, ये समन्वय
होना चाहिए, समन्वय की कमी नहीं होनी चाहिए। और अगर मान लीजिए सेंट्रल गवर्नमेंट खुद ही इसके बारे में उन्हें ही जानकारी नहीं है, तो हम ये कैसे उम्मीद करेंगे कि वो देश के लिए बेहतर सोल्यूशन और जल्दी से जल्दी सोल्यूशन लेकर के आएंगे। And the governor portion. Governor portion, I think it is. I have already said so that there is no coordination between the central and the state, and states are not being given adequate importance. So I think it covers that. रीमा जी पूछे अनम्यूट करके। सॉरी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। आप चाहे तो एसएमएस कर दीजिए प्रश्न, हम पूछ लेंगे आपके बिहाफ पे। आपकी आवाज नहीं आ रही। अगला सवाल कोमल है, कोमल सुल्तानिया जी। हेलो, पूछिए। हाँ जी नमस्कार सर, मैं कोमल सुल्तानिया करंट रिव्यू से। सर मेरा 2 सवाल है। पहला, लॉकडाउन 3 में बिहार में जिस तरीके से छूट दिए गए हैं इलेक्ट्रॉनिक शॉप पर और भी तमाम जगह पर, और कपड़े दुकान, ज्वेलरी शॉप और रेडीमेड को अभी भी बंद किए हुए हैं, तो इस पर कांग्रेस पार्टी की क्या विचार हैं? देखिए, ये स्टेट स्पेसिफिक निर्णय होता है जो स्टेट्स को लेना है, और हम लोगों का तो ये मानना है कि स्टेट्स को ही बेस्ट डिसाइड करना चाहिए। लेकिन जो मेन बात हम लोगों का कहना है कि नी जर्क रिएक्शन नहीं होना चाहिए। एक प्रॉपर पॉलिसी होनी चाहिए, प्रॉपर एग्जिट पॉलिसी होनी चाहिए कि लॉकडाउन से हम कैसे कब हम लोग बाहर निकलेंगे। तो ऐसा जान पड़ता है कि कई सरकारें इसलिए निर्णय ले रही हैं कि उनको अपने खजाने भरने। जैसे दिल्ली की सरकार ने पेट्रोल में वैट की ड्यूटी को लगभग डीजल में डबल करके उन्होंने पेट्रोल पंप के साथ में उन्होंने शराब की दुकानों को भी खोल दिया उन्होंने, और उसमें भी जो है 70% महंगा कर दिया। तो ये नहीं होना चाहिए कि सरकार को अपनी खुद के खजाने भरने के लिए और जनता के हितों का ध्यान ना रखते हुए ये सब कदम उठाएं। सरकारें अगर ये निर्णय कहीं पर भी लेती हैं तो उनको सबसे पहला जो प्राइम कंसर्न है वो पब्लिक हेल्थ होना चाहिए। प्राइम कंसर्न होना चाहिए लोगों की जान की रक्षा करना, और अपने खजाने भरना वो सेकेंडरी होना चाहिए। लोगों की जान और लोगों की रोजगार की कैसे रक्षा कर सके, सरकार का सबसे पहले ये सोच होनी चाहिए। सर मेरा दूसरा सवाल है कि क्या पीक समय में केंद्र सरकार द्वारा लॉकडाउन रखना चाहिए या लॉकडाउन को हटा देना चाहिए? देखिए, केंद्र सरकार को क्या करना चाहिए या नहीं करना चाहिए ये तो वो बेहतर जाने, लेकिन हमारा तो सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि क्या केंद्र सरकार को मालूम है कि ये कब पीक होगी? क्या केंद्र सरकार को मालूम है कि किस हालात से भारत गुजर रहा है? अगर केंद्र सरकार को ही इस बात का अंदेशा नहीं है तो फिर केंद्र सरकार कैसे लड़ रही है? केंद्र सरकार के अंदर इतने विरोधाभासी स्वर क्यों उभर करके सामने आ रहे हैं? जनता के बीच में केंद्र सरकार को कम से कम इस तरीके से सामने आना चाहिए कि सब लोग मिल करके जो है, सबकी सोच एक है, सब कम से कम वो लोग कंफ्यूजन हाईएस्ट लेवल पे नहीं है, और जबकि ठीक इसका उल्टा केंद्र सरकार की तरफ से इस वक्त हो रहा है। धन्यवाद सर। एक साथी सोमनाथ जी ने प्रतिदिन से एक सवाल भेजा है। सोमनाथ जी, क्या आप खुद पूछ सकते हैं सवाल वो? नमस्ते सर। हेलो। हाँ पूछिए। हाँ सर, जैसे कि हम लोगों को पता है कि मैं सोमनाथ संवाद प्रतिनिधि बंगाल से, जैसे कि सर हम लोगों को पता है कि यूपी प्रदेश कांग्रेस ने डीएम लोगों को खत लिख के वो लेबर लोगों का लिस्ट मांगा है। ऐसा क्या बंगाल से या दूसरे किसी राज्य से भी कोई स्टेप आप लोगों ने लिया है? नहीं, लिस्ट डीएम से मांगा है कि दूसरे राज्यों में कौन कौन से लोग हैं? मेरे को प्रश्न दोबारा से आप प्रणव जी क्या प्रश्न? हाँ। जैसे कि अमेठी और रायबरेली में हम मालूम पड़ा है कि यूपी प्रदेश कांग्रेस की तरफ से उन डीएम लोगों को लेटर दिया है कि डीएम पूरा लिस्ट भेजे ताकि कांग्रेस की तरफ से उन लोगों का टिकट का पैसा और बाकी चीजों का इंतजाम किया जा सके। तो ऐसा स्टेप क्या बंगाल से या दूसरे किसी स्टेट ने भी अब तक लिया है? नहीं, अभी संगठन है। संदीप कुछ कह रहे हैं? हाँ, फॉर काइंड इंफॉर्मेशन जस्ट कि अधीर रंजन चौधरी ने एक ऐप करके पूरा लिस्ट पूरा देश से
ये मांग रहे हैं कि कहाँ बंगाल का लोग अटका हुआ है, जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन। जी देखिए, अलग अलग जगह के ऊपर लोगों ने अपने पर्सनल लेवल के ऊपर ये सब काम किए हैं, लेकिन मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूं कि यह काम पार्टी संगठन से ज्यादा ये सरकारों का काम होता है, जिनका पूरे के पूरे देश भर में नेटवर्क होता है। तो ये राज्य सरकारों का काम और केंद्र सरकार का मुख्यतः ये काम होता है, जिसके अंदर ये सब चीजें करने की जरूरत है। और जहां तक के इंडिविजुअल लेवल के ऊपर हमारी पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता अलग अलग जगहों के ऊपर अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज के अंदर अपनी अपनी स्टेट्स में सब लोग कर ही रहे हैं। और पर्सनल लेवल के ऊपर बहुत सारे कांग्रेस के कार्यकर्ता जिनको मैं जानता हूं बहुत सारे कर रहे हैं, हमारे लीडर्स बहुत सारे कर रहे हैं, जैसे अधीर रंजन जी का आपने कहा, बहुत सारे लीडर्स पर्सनल लेवल के ऊपर कर रहे हैं। और लेकिन ये सरकारों को करना चाहिए, अगर ये सरकारें करें तो इंडिविजुअल लेवल की जरूरत ही ना पड़े। जी सर, इसी संबंध में सर इतना जोड़ना चाहता हूँ कि पिछली दफा जब हमारे संगठन महाप्रभारी केसी वेणुगोपाल जी थे, तो उन्होंने कहा कि हमने सभी पीसीसीज को अधिकृत किया है, उन्हें निर्देश दिया है कि वो सारे चीफ सेक्रेटरी के थ्रू नोडल ऑफिसर्स को अप्रोच करें और उन्हें कहें कि वो सारे प्रवासी श्रमिक जो ट्रैवल करना चाहते हैं उनकी लिस्ट वो पीसीसी से साझा करें, जिससे कि उनका टिकट पार्टी बनवा सके। जी सर, कोई और सवाल रहता है? प्रणब जी, मैं भी सवाल पूछना चाहता हूँ। रमन बोल रहा हूँ, मैं थोड़ा देरी से जुड़ा, पता नहीं वो Sir, I wanted to ask a question. जी साम्या, आई कमिंग टू यू। रमन जी। अजय माकन साहब, अभी लगातार जिस तरीके से बिहार और झारखंड के मजदूर आ रहे हैं, खासतौर पे गुजरात में, इस तरह के विजुअल्स काफी सामने आ रहे हैं कि बीजेपी के नेताओं ने उनसे पैसे लिए, कई जगह पिटाई भी की। एक तरफ बीजेपी कहती है कि हमने सभी केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, जो मजदूर हैं, जो श्रमिक हैं, उनका पूरा किराया हम वहन करने के लिए तैयार हैं। और जब सोनिया गांधी ने ये बात कही थी कि हमारी प्रदेश यूनिट सारा खर्चा उठाएगी अगर केंद्र सरकार उनका पैसा देने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन जो विजुअल सामने आ रहे हैं गुजरात से खास तौर पर, उसे आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, बड़े दुख की बात है, मैंने अभी पहले कहा भी है एक और प्रश्न के उत्तर में कि बड़े दुख की बात है कि गुजरात के अंदर कई गुना ज्यादा पैसे इकट्ठे करे जा रहे हैं। और जो पैसे भी इकट्ठे कर रहे हैं वो अगर कोई कंप्लेंट करता है तो उसकी पिटाई करी जाती है। तो यह प्रधानमंत्री का गृह राज्य है, और अगर प्रधानमंत्री के गृह राज्य के अंदर अगर इस तरीके से उनकी नाक के नीचे हो रहा है, तो हम समझ सकते हैं कि बाकी और जगहों के ऊपर जहां जो अनरिपोर्टेड होगा वहां पर किस तरीके के हालात ये माइग्रेंट लेबर के साथ में हो रहा होगा। और अगर आप टोटल कुल श्रमिक एक्सप्रेसेस की संख्या भी देखें तो बहुत ही कम लोगों को पूरे देश भर में से ले जाया जा रहा है। अब जब हमारे जैसे दिल्ली के अंदर, हम लोग जानते हैं कि दिल्ली के कम से कम दिल्ली के अंदर 60% दिल्ली की आबादी हमारे माइग्रेंट पॉपुलेशन की है, तो अगर उसमें से बहुत छोटा सा भी अगर वापस जाना चाहती है तो कई सैकड़ों ट्रेन करनी पड़ेंगी दिल्ली से, जो अपने गृह राज्य में सबको लेकर के जाया जाए, और मात्र 2 या 3 ट्रेन सिर्फ दिल्ली से गई। तो उसी तरीके से दूसरी और राज्यों के अंदर भी कहीं पर भी इस प्रकार से कोई कंसर्टेड एफर्ट जो है भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज को सबसे पहले इसमें आगे बढ़ करके आगे आना चाहिए। और इसमें टिकट के पैसे की बात क्यों होनी चाहिए? रेलवे मिनिस्ट्री पैसा क्यों ले, चाहे राज्य सरकार से, चाहे एक राज्य सरकार या दूसरा राज्य सरकार या लेबर, किसी से भी वो पैसा क्यों लिया जाए? सीधे के सीधे गरीब मजदूर जिन्होंने देश को बनाने का जिनका काम है, राज्यों को के शहरों को बनाने का जिनका काम है, उन लोगों से किसी से भी पैसा क्यों लिया जाए? क्यों किसी राज्य सरकार से भी लिया जाए? आज हम अभी कोई प्रश्न पूछ रहा था कि दिल्ली और बिहार झगड़ रही है कि कौन इसके पैसे देगा। मेरा इसमें उत्तर यह कि कोई दिल्ली या बिहार सरकार क्यों झगड़े आपस के अंदर? केंद्र सरकार, रेलवे, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे पैसे क्यों ले किसी से भी? क्यों नहीं इसको फ्री किया जाता है? क्यों वो कहती है कि दिल्ली सरकार दे, क्यों दिल्ली सरकार कहती है बिहार सरकार दे? क्यों आपस में झगड़ने और मजदूरों को भी कई जगह पे पैसा देना पड़ रहा है, ज्यादातर जगहों पे? तो क्यों ऐसी बात होती है? और इसलिए हो रही है क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे पैसा चार्ज कर रही है और उसको चार्ज नहीं करना चाहिए। So I have a question, sir.
So there have been several videos coming out of various hospitals in Delhi that are definitely indicating a very sorry state of affairs, where we have seen that corpses have been lying next to several of these patients, their births, etc. And even the fact that there are several hospitals who do not have beds now to admit coronavirus patients who are positive. So do you think that there is a need for the government of the day, both at the state and the central level, to look at the preparedness at the hospitals, as it do not look like it's up to mark as yet? Absolutely. Delhi is the national capital. And in Delhi, out of around 50,000 beds, hospital beds, which Delhi has, 10,000 beds belong both, 11,000 beds belong both to the central government and the state government. So both are equally responsible. If any patient, coronavirus patient, goes to a hospital and he's denied admission in the hospital, both the central government and the state governments are equally responsible. Delhi has 6 super specialty hospitals. We've got AIIMS, we've got Ram Manohar Lohia hospitals, and Delhi has a hugely large number of even Delhi government hospitals. So why, on one hand, we have such large number of, we have perhaps one of the bed population ratios in the country. So despite Delhi being the national capital, why is it that people, coronavirus infected patients, they are denied admissions in the hospitals? We have seen recently that the Delhi police constable was denied admission. So imagine if a police constable is not being granted admission in any government hospital, what would be the fate of a common citizen of Delhi? And on top of that, the Delhi government is not at all transparent. The number of deaths which are coming out from the hospitals, the hospital sources are saying that around 200 people have died because of corona, and Delhi government figures are just 63, 64. They are saying that they are still auditing the totals, all the deaths, and then they'll come to a conclusion whether the patient has died because of corona or not. The question is not whether the patient has died because of corona or not. The question is what WHO mandates is that they should tell whether a patient was suffering from corona or not when he died. So if a person was infected by corona, if a person was suffering from corona at the time he died, there is no need for any audit. What audit the Delhi government is doing? So the Delhi government and the central government, I hold both of them equally responsible, because Delhi being the national capital, having 6 super specialty hospitals directly run by the central government, and as I said, around 11,000, 12,000 each beds are being looked after by the central government and by the state government. And Delhi, it's a sorry state of affairs in the national capital. It's a matter of shame. Thank you, sir. I am taking you back to your suo moto. Rima ji has asked the questions she sent in. Different advisors, she's talking about the video, different advisors of the government means government does not have a clear roadmap to deal with entire situation, starting from lockdown to labor. So Congress wish to offer some practical formulas to the government, she's asking. Well, first of all, the government and the advisors to the Prime Minister, scientific community who are advising the Prime Minister, they should tell exactly what is the gravity of the situation. When we are going to peak, if suppose Dr. Guleria, what he is saying that we will peak in June and July, then we should start preparing in a different manner. And Love Agarwal, the Joint Secretary, as he says that there will be no peak ever, then we have to start preparing in a different fashion. And when I am saying we have to start preparing, I am not saying only about the government, only about the state and the center government. I am talking about the common citizen also. If suppose I know that we are going to peak in June and July, then I'll mentally prepare myself in a different fashion. If suppose I know that there'll be no peak, then I'll prepare myself in a different fashion. I'll arrange my finances in such a way that I have to prepare for a long haul. If suppose there isn't going to be any peak, if it is going to continue as it is now. So the government should tell people what exactly the situation is, so that it is not only the governments which have to prepare themselves, it is the common citizen also. The citizen sitting at home without doing anything, they also have to prepare. Even our children preparing for the exams, they also need to know whether the exam should be held or no. If suppose it has to peak in June and July, it means that there will be no board exams in July, which the government has announced.
So the government should come out openly, clearly, and tell us what exactly is the situation. The problem is that there is so much of confusion that the government is not telling us. One arm of the government is saying something else, the other advisor is saying something else, and the confusion is so much that no one knows what exactly is going on. Thank you, sir. I think we are done with the questions. Vinit ji? मुझे लगता है हो गया है. Thank you so much, sir. Thank you. Thank you everybody for joining. Have a good, nice weekend and a safe Thank weekend. you, sir. Thank you. Subscribe to Nation Next YouTube channel and press the bell icon to get regular updates from Nation Next. Also like Nation Next Facebook page and follow us on Instagram and Twitter.